नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सत्ता का संग्राम। सत्ता का संग्राम हो चुका है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो जाने के बाद, मतदान हो जाने के बाद अब इंतजार है मतगणना का। लेकिन मतगणना से पहले सांसें थमी हुई हैं, सांसें अटकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना कोई हवा है ना कोई लहर है। हाँ, रही बात मुद्दों की, तो बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। कई मुद्दों को हवा दी गई है और कई मुद्दे बिल्कुल ऐसे सामने आए कि वो जैसे कभी थे ही नहीं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हो चुका है। आज अंतिम चरण में तेलंगाना में मतदान 5 बजे समाप्त हुआ है। आपको बता दें कि 7 तारीख को जब प्रथम चरण का मतदान हुआ, तब से लेके अब तक अटकी हुई सांसें और उन सांसों के आने जाने पे हर पल प्रतिपल ये बात कि क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। देश न्यूज के एग्जिट पोल में सबसे सटीक और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सरकार है, कितनी वोट मिल रही है, कितनी सीटें मिल रही हैं, और साथ ही दिखाएंगे कि कहां कौन सत्ता से बाहर होने वाला है, कहां कौन सत्ता में समाहित होने वाला है और किसकी सरकार बदलने वाली है, किसकी सरकार यथावत रहने वाली है। क्योंकि कई जगह रिवाज की बात है, कई जगह राज की बात है और कई जगह बात है बहनों की, कई जगह बात है सम्मान की और कई जगह बात है किसानों की, तो युवाओं की भी बात है और कई जगह बात महतारी की भी चल रही है और कई जगह बात है गोठान की। अब इन सब बातों में कौन सबसे आगे है और कौन पीछे रह जाने वाला है, कुछ ही देर में देश न्यूज दिखाएगा। सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े देश न्यूज का एग्जिट पोल कुछ ही देर में आपके सामने होगा कि कहां किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। साथ ही एक बात आपको और बता दें, यदि आप देश न्यूज वर्तमान आपके देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे चैनल को देखने के लिए आपको रिमोट से चैनल बदलने की जरूरत नहीं है। हम आपको दिखाएंगे कि इन सब के साथ में दूसरे चैनल का एग्जिट पोल क्या कह रहा है, कौन किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है, यह भी देश न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको चैनल बदलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इससे पहले कि हम आपको आंकड़े बताएं कि क्या है एग्जिट पोल देश न्यूज का, क्या आंकड़े हैं, उसके पहले हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और उसके बाद में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी आपको बताएंगे कि क्या है देश न्यूज का एग्जिट पोल। हमारे साथ हैं हमारी सहयोगी स्नेहा और धर्मिष्ठा। सबसे पहले धर्मिष्ठा, आपसे जानना चाहेंगे, ये एक परिचर्चा के दौरान की 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं और हिंदी बेल्ट के 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन 3 राज्यों के परिणाम को लेकर के सबकी निगाहें टकटकी लगाए हुए देख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ, राजस्थान में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुआ, तो इन सबके साथ में वो कौन से मुद्दे रहे हैं, वो कौन सी बातें रही हैं हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में, जहां पर अलग अलग चीजों को हवा दी गई या उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच गई हैं राजनीतिक पार्टियां। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपकी लाइन से शुरू करना चाहूंगी जहां आपने कहा था कि इस चुनाव में कई मुद्दों को हवा दी गई और कई मुद्दे ऐसे थे जो हवा हो गए। बिल्कुल वहीं से शुरुआत करूंगी। और इस बार अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनके वोट हो चुके हैं, वोट कैद हो चुके हैं और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है। और उसके पहले देश न्यूज एग्जिट पोल बता रहा है इन तीनों राज्यों की अगर बात करें, इसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करूंगी। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ महिलाओं का मुद्दा हावी रहा है, रोजगार का मुद्दा हावी रहा है, किसान कर्ज माफी का मुद्दा भी यहाँ हावी रहा है। महिला मतदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो लेके आई थी नारी सम्मान योजना, लाडली बहना योजना जो लेके आई थी वो हावी रही। उसके एवज में कांग्रेस लेके आई थी नारी सम्मान योजना। हालांकि नारी सम्मान योजना पर लाडली बहना योजना भारी पड़ती हुई नजर आई, क्योंकि कांग्रेस की जो किसान कर्ज माफी वाला जो मुद्दा था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा चढ़ा कर उठाया था कि किसानों को कांग्रेस ने धोखा दिया है। किसानों को धोखा देने वाली बात जो थी भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के मन में बहुत अच्छे से बिठा दी। तो बहनों को कहीं ना कहीं ये लगा कि जब किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई तो हो सकता है 1500 रुपए भी कांग्रेस आने के बाद ये हमें देगी या नहीं देगी, इस पर संशय बना हुआ था। और इस संशय के चलते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कुछ वोट कटे हैं। और अगर किसानों की कर्ज माफी की बात करें तो किसानों के भी जो धड़े थे, 2 धड़ों में किसान बढ़ चुके हैं। एक वो धड़ा जिसका एक्चुअल में कर्ज माफ हुआ है 1 लाख रुपए तक का, 2 लाख रुपए तक का, तो वो तो कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे ही। लेकिन जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है, जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ आपका ध्यान एक चीज पर खींचना चाहूंगी, जैसा कि युवाओं का मुद्दा, हम युवाओं के मुद्दे की आपने बात करी है, तो जो युवा हैं, युवा लगातार रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आए।
कांग्रेस उसे अपने पक्ष में कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस जब भारतीय जनता पार्टी को रोजगार वाले मसले पर घेर रही थी, उसी दरमियान सडन कांग्रेस ने अपनी बाजी पलटी और वो जाति जनगणना पर आ गई। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस ने छेड़ा वो मध्य प्रदेश में इतना हावी नहीं हो पाया। अगर वो कर्ज माफी और इसके अलावा रोजगार वाला मुद्दा, युवाओं वाला मुद्दा घेरती, तो वो शायद बेटर तरीके से अपने को प्रेजेंट कर पाती जनता के सामने और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता। जी सूरज जी। जी, सही कहा कि उसका रिजल्ट बेहतर देखने को मिल सकता था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात जो सामने आई है कि इस तरह से जो चीज़ें दिख रही हैं, चुनाव में परिचर्चाएं हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, और जैसा आपने बताया कि नारी सम्मान योजना की बात कही मध्य प्रदेश के परिदृश्य में, आपने बात करी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग की गई, फॉर्म भरने की बात की गई। इसलिए यहाँ एक बात है, ये जो चुनाव रहा जहाँ एक तरफ महिलाओं पर फोकस किया गया, दूसरी तरफ युवाओं पर ज़्यादा फोकस था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े थे, मध्य प्रदेश में ही बहुत बड़ा एक आंकड़ा रहा है, 2 लाख से ज़्यादा का वो आंकड़ा रहा है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र वाइज यदि हम बात करें 22,60,000 से ज़्यादा ऐसे युवा रहे हैं जो पहली बार मतदान करने वाले थे। छत्तीसगढ़ में भी एक आंकड़ा रहा है, पहली बार मतदान करने वाले युवाओं का, राजस्थान में भी रहा है। तो आपको लगता है कि जहां एक तरफ इन चुनावों में 5 राज्यों में महिलाओं को साधने की कवायद की गई योजनाओं के माध्यम से, घोषणाओं के माध्यम से, हालांकि उसे फ्री वीज का नाम दिया गया, मुफ्त की रेवड़ी का नाम दिया गया, अलग अलग तरीके से उसको परिभाषित किया गया, तो युवाओं का जो क्योंकि एक युवा वर्ग है जो, क्योंकि हम देखते हैं मतदाता जो होते हैं परंपरागत मतदाता होते हैं, जो कांग्रेस के मतदाता हैं उन्हें प्रत्याशी कोई हो, चेहरा कोई हो, उनका निशान एक ही है। कमल जो, और ये हम बात करें कि जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता हैं वो उनका एक ही चुनाव चिन्ह होता है, प्रत्याशी कोई भी हो। लेकिन यहाँ ये परंपरागत मतदाताओं के अलावा ये जो युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और इस युवा वर्ग ने क्या भूमिका अदा की है, और ये जो युवा वर्ग को, जैसे कि हमने चर्चा के प्रारंभ में जब कहा, धर्मेश ने भी कहा कि महिलाओं पर फोकस किया गया, तो ये युवा वर्ग पर फोकस किया गया और किया गया तो वो कितना कारगर हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ पे युवा वर्ग की बात कर रहे हैं सूरज जी, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो वोटर्स हैं, युवा वोटर्स की वृद्धि हुई है, युवा वोटर्स बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आए हैं, और युवा पर फोकस करना एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो जो पार्टियां हैं उनकी मजबूरी होती नजर आती है, क्योंकि युवा क्या है, युवा उसी को चुनेंगे जो उनको समझ में आए, क्योंकि वो झांसे में फंसने वाले नहीं होते युवा। उनको ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर उनको लग रही है कि हाँ ये हमारे काम आ सकती है और ये रोजगार ला सकती है, युवाओं के लिए ऐसे कुछ अच्छे कदम उठा सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। और अगर कांग्रेस, उनको लगता है कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए अच्छा कुछ कर सकती है, तो कांग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। बात हम यहाँ पे युवाओं की कर रहे हैं, तो दोनों पार्टियों को युवाओं पर फोकस करना उनकी मजबूरी बन गई है, क्योंकि युवा वोटर्स भी बड़े हैं, और वोटर्स जब बड़े हैं तो उन पर अगर नजर डाले, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर हम कांग्रेस की बात करें, तो दोनों की बात करें, तो वोटर्स जब बड़े हैं युवा, तो पार्टियों की मजबूरी हो जाती है कि हम युवाओं पे भी फोकस करें। साथ ही साथ अगर रोजगार का मुद्दा, हमेशा से हर चुनाव में रोजगार का मुद्दा उठता है, और रोजगार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। अगर हम बात करें रोजगार की, तो जैसे कि बहुत सारे जब घोषणा पत्र निकलते हैं तो उसमें रोजगार का भी जिक्र होता है, लेकिन साफ तौर पर जो पार्टियां होती हैं वो पूरा करते हुए नजर नहीं आती है। लेकिन युवा हमेशा आस लगाए बैठे रहते हैं कि ये पार्टी हमारे लिए रोजगार के लिए कुछ करे, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जिसमें युवा जो है बेरोजगारी की वजह से निराश हुए बैठे हैं, या बहुत से ऐसे सुसाइड केसेस भी सामने आते हैं कि बेरोजगारी की वजह से सुसाइड किया गया है। तो यहाँ पर युवाओं का, जैसे आपने कहा कि क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, तो युवा जो हैं इस चुनाव में, क्योंकि वोटर्स भी बढ़े हैं, तो युवाओं की इस चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है, और युवा जो हैं एक तरीके से रिजल्ट को पलट भी सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि युवाओं की जो भूमिका है महत्वपूर्ण भूमिका है, और युवा परिणाम पलट भी सकते हैं, क्योंकि बड़ा वर्ग है, बड़ी संख्या है उन मतदाताओं की। इस बार एक और चीज़ थी कि चुनाव आयोग के द्वारा थोड़ा सा रियायत भी दी गई, और ये भी कहा गया कि वोटर आईडी बनाने के लिए मतदाता पहचान पत्र जो बनाने का था, कि जो 18 वर्ष के नहीं हुए हैं लेकिन मतदान की तिथि तक या उसके थोड़े से बाद तक यदि वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो पहले ही उनके मतदाता परिचय पत्र बना दिए गए। ये एक रियायत भी दी गई थी, जिसका परिणाम भी सामने आया है कि पहले जो ये आंकड़ा थोड़ा बहुत हुआ करता था, ये बड़ी संख्या में आंकड़ा सामने आ गया। तो एक ये चीज़ तो रही है यहाँ पर, बिल्कुल सही कहा स्नेहा जी आपने। धर्मेश जी, यहाँ एक सवाल और है
कि आपने कहा कि महिला मतदाताओं पर फोकस किया गया, महिलाओं के लिए योजना चलेगी, किसानों का आपने जिक्र किया, लेकिन यहाँ एक बात रही कि मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बीच के 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो लगभग 20 वर्षों से 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। लंबे समय तक एक सरकार होती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर लागू हो जाता है। वही बात छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में भी कि 5 वर्षों तक सरकार रही तो एक सरकार के खिलाफ, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ एक वातावरण बनने लगता है, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। वो कहीं अलग फैक्टर हो जाता है, कहीं एक अलग फैक्टर हो जाता है, परसेंटेज ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी आती है कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ऐसा नहीं किया, सरकार ने वैसा नहीं किया। तो आपको लगता है कि ये जो राज्य हैं, 5 राज्यों की जो वर्तमान सरकारें हैं, ये उस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को या उस परसेंटेज को कम करने के लिए जो कवायद इन्होंने की है वो कुछ कारगर साबित हो सकती है? सूरज जी, कवायद अगर की गई है तो वो कारगर तो साबित होगी, लेकिन कितनी कारगर साबित होगी ये पार्टियों की मेहनत पर दिखता है कि पार्टियों ने कितनी मेहनत की। अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी की बात को कांग्रेस लगातार जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए तमाम प्रयास करे। कई दिग्गज नेता मैदान में उतरे और उन्होंने इस एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ग को उन्होंने अपनी जो घोषणाएं की है उस घोषणा में उन बहुत सारे वर्गों को साधने की कोशिश की है। जैसे किसानों के मुद्दे को उन्होंने उठाया, जोर शोर से उठाया। महिलाओं को उन्होंने, जैसे महिला मतदाता मध्य प्रदेश में अच्छी खासी मात्रा में महिला मतदाताओं को साधने के लिए वो जो लाडली बहना योजना लाए हैं वो मध्य प्रदेश में गेम चेंजर के रूप में देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात से इनकार कर रही है और जैसे कि मतदान का प्रतिशत भी इस बार बढ़ा है, तो बढ़े हुए मतदान के प्रतिशत को जहां भारतीय जनता पार्टी जो है गेम चेंजर मान रही है, ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं। अगर एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ये मतदान का जो प्रतिशत बढ़ा है ये नहीं बढ़ता। वहीं कांग्रेस इसके उलट जवाब दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ज्यादा वोट दिए गए हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वोट पड़े। अब 3 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, फैसला उसमें होगा कि इन 2533 प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है जनता ने क्या किया है। बिल्कुल सही कहा कि क्या फैसला किया है जनता ने, और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अभी ईवीएम में कैद है। लेकिन बहुत जल्द, केवल और केवल 11 मिनट के बाद देश न्यूज पर सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े आपको बताए जाएंगे कि क्या कहता है देश न्यूज का एग्जिट पोल, और आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि देश न्यूज का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि देश न्यूज ने 3 स्तर पर अलग अलग सर्वे कराए थे। अलग अलग सर्वे थे हमारे चुनाव से पहले और मतदान के बाद भी हमारे 2 स्तर पर सर्वे हुए हैं अलग अलग राज्यों में। और उन सर्वे के आधार पर, क्योंकि पहले हमारे जो 3 स्तर के सर्वे थे वो थे मतदान के पहले के, और मतदान के बाद में हमारा जो सर्वे हुआ है उसके बाद में ये चीज आंकड़े आई। और मैं बता दूं आपको कि तेलंगाना का भी जो मतदान हुआ है उस प्रतिशत के आधार पर, 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उस प्रतिशत के आधार पर देश न्यूज ने एग्जिट पोल के जो आंकड़े आपके सामने कुछ देर बाद, केवल और केवल 10 मिनट के बाद आपके पास होंगे, आपके सामने होंगे देश न्यूज की स्क्रीन पर वो आंकड़े जो आप जानना चाहते हैं कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने वाली है। एक बात और बता दूं दर्शकों को कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिमोट उठाने की जरूरत नहीं है दूसरा चैनल देखने के लिए। अन्य चैनल भी जो कुछ दिखा रहे हैं वो सब कुछ आप देश न्यूज की स्क्रीन पर ही देख पाएंगे। और जैसे ही आंकड़े जारी होंगे, हम बता दें कि चुनाव आयोग की सीमा है 5:30 बजे के बाद, 5:30 के बाद हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले देश न्यूज दिखाएगा 5 राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है, किस राज्य में किसकी सरकार बन रही है, किसका रिवाज कायम है और किसका राज कायम है। राज और रिवाज की रीति से और नीति से ये तमाम आंकड़े आपको कुछ ही देर में देश न्यूज दिखाने वाला है। इसने, हाँ जी, जैसा कि धर्मेश जी ने कहा कि महिलाओं की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, मुद्दों की बात, और ये तो तमाम चीजें हैं। यहां एक बड़ी बात रही है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। एक तरफ जहां हम 1993 की बात करें, 1993 में 100 में से केवल और केवल 52 महिलाएं वोट डालने जाया करती थी, लेकिन 2023 के चुनाव में 100 में से 82 महिलाएं, कहीं कहीं 88 महिलाएं भी वोट डालने जा रही हैं। महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ना और महिला मतदाताओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ना, इन दोनों को स्नेहा जी आप कैसे देखती हैं? देखिए, अगर महिला मतदाताओं का प्रतिशत जो बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, अगर मैं इसको कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं योजनाओं का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हम जैसे योजनाओं की बात करें तो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लाई, लाडली योजना लाई, वही साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनी योजना लेके आ गई महिलाओं के लिए। तो जब
पार्टियों ने महिलाओं पर पहला फोकस दिया है तो महिलाओं ने भी वोटिंग पर पहला फोकस दिया है। इस वजह से मैं मानती हूँ कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो महिलाओं का बढ़ा है और महिला वोटर्स इसीलिए बढ़ी हैं क्योंकि महिलाओं पर यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रमुख पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, तो इस वजह से इन दोनों जो पार्टियों ने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया है। यही एक मुख्य वजह हो सकती है कि महिलाएं जो हैं वोटर्स जो हैं वो ज्यादा उनकी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ दूसरी बात मैं अगर करूं तो अब महिलाएं भी बाहर आ रही हैं और महिलाएं भी अपना नेता चुनने के लिए तैयार हैं। महिलाएं भी पढ़ी लिखी हो रही हैं और साथ ही साथ महिलाओं को भी समझ में आ रहा है कि कौन उनके हित में काम कर सकता है। और यही दूसरी वजह मैंने आपको बताई कि महिलाएं जो हैं एजुकेटेड हो रही हैं, पढ़ी लिखी हो रही हैं, इस वजह से भी अपने आप को वो उस लेवल का मान रही है कि हम भी जाके वोट कर सकते हैं और हम भी अपने नेता को चुन सकते हैं। और साथ ही साथ महिलाएं जो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो अपना एक बात पूछना चाहूंगी स्नेहा जी, जैसे आपने अपन चर्चा कर रहे हैं कि महिला मतदाताएं बढ़ी हैं, महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, हाँ। लेकिन हाल ही में जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है, आपको लगता है कि महिला मतदान के प्रतिशत बढ़ने में उसकी भी कुछ भूमिका है क्या? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि नरेंद्र मोदी ये अधिनियम लेके आए और यहाँ पर क्या हुआ कि जब संसद में जब बात हुई तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस है वो महिलाओं पर रहा, तो जरूर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिख सकता है। देखिए, वोट में अगर हम बात करें तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्यादा जा सकती हैं क्योंकि यहाँ पर पहल तो भारतीय जनता पार्टी ने की है ना। पहल कांग्रेस का अगर हाथ इसमें रहा है तो अभी की पहल अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस वजह से यहाँ पर अगर आप वोटों की बात कर रहे हैं तो महिलाओं का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा रह सकता है। बिल्कुल स्नेहा जी, आपने कहा कि ये कारण भी चीजें रह सकती हैं और ये तमाम जो समीकरण आपने बताए हैं कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभावित तो हुए हैं। धर्मेश जी, एक बात है कि हमने देखा है इन चुनावों में, हालांकि कर्नाटक चुनाव से और उसके पहले से ये परिदृश्य पूरे देश में सब सामने था कि जिस भी राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाले थे, वहां स्थानीय नेताओं के अलावा खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में ये रीति नीति देखी गई कि स्थानीय नेतृत्व के अलावा केंद्रीय नेतृत्व ने कमान अपने हाथ में रखी, केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव प्रचार संभाला और केंद्रीय नेतृत्व ने सारी रणनीति बनाने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया है, धर्मेश जी, जैसा कि चर्चा है, अमित शाह मध्य प्रदेश में पूरी रणनीतिकार रहे हैं, रणनीति उन्होंने बनाई है, अपने हिसाब से चुनाव लड़वाया भारतीय जनता पार्टी को। राजस्थान में नरेंद्र मोदी को चेहरा सामने रखा गया है, मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा गया, छत्तीसगढ़ में लगातार सभाएं करके चुनाव प्रचार किया गया है, तेलंगाना मिजोरम में भी ये चीजें रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव लड़ने का जो उनका एक कायदा था या उनकी एक जो पटरी थी, थोड़ा सा अलग उस पटरी से, हालांकि चले उसी पटरी पर हैं लेकिन तब भी जो है बड़े चेहरे सामने रखे हैं, स्थानीय नेतृत्व को महत्व दिया गया लेकिन सामने नहीं रखा गया है। आपको लगता है कि ये 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की बदली हुई जो रणनीति है, इसका कितना असर पड़ने वाला है? इस बार भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति के साथ मैदान में है। उनकी जो रणनीति हमेशा से रही है अब तक के जो चुनाव में, इस बार उससे बिल्कुल विपरीत रही है। इस बार उन्होंने लिस्ट पहले जारी कर दी, कांग्रेस से पहले जारी कर दी और हर बार अगर आप देखेंगे मुद्दों की अगर बात मैं ले लूं, पहले आपका ध्यान मुद्दों की तरफ ले जाऊंगी। जब जब कांग्रेस कोई स्कीम लेके आई, जैसे नारी के सम्मान की लेके आई, गैस की लेके आई, तो भारतीय जनता पार्टी ने हर बार कांग्रेस की जो बोलिंग थी उस पे हिट मतलब रन दिए हैं इस बार। तो कांग्रेस से लगातार भारतीय जनता पार्टी मुद्दे छीनती रही। कांग्रेस को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कंफ्यूज करके रखा था कि आखिर वो करना क्या चाहती है। लिस्ट में जब नाम लाने की बारी है तो दिग्गजों को जब मैदान में उतारा तो कांग्रेस पहले से अपनी रणनीति बना चुकी थी और डेफिनेटली देखा जाए तो वो कब से चर्चा भी कर रही थी और अपने नाम उन्होंने देख भी लिए होंगे कि किस विधानसभा पे किस प्रत्याशी को उतारना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही दिग्गजों को मैदान में उतारा, कांग्रेस को पुनः अपनी रणनीति को बदलना पड़ा। और जब सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस को रणनीति में परिवर्तन करना पड़ा है। और अब केवल 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट के बाद देश न्यूज की स्क्रीन पर देखेंगे 5 और राज्यों का एग्जिट पोल। क्या कहता है देश न्यूज का एग्जिट पोल? और एग्जिट पोल को जारी करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं स्टूडियो में और हम चर्चा करेंगे कि ये जो एग्जिट पोल है, सबसे पहले कि केवल 4 मिनट, जय श्रीवास्तव जी 4 मिनट शेष हैं, 4 मिनट के बाद दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े दिखाएगा देश न्यूज। देखिए, मैं जय श्रीवास्तव हूं और मैं लेकर आया हूं एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक। अभी हमारी टीम से आप जान रहे थे कि क्यों एग्जिट पोल की बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों आज ये एग्जिट पोल दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन दर्शकों को मैं बता देना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है। ये एग्जिट पोल से एक अंदाज़ा लगाया सकता है कि कौन सी पार्टी की सरकार किस राज्य में बन रहा है।
हम पांचों राज्यों के एग्जिट पोल दिखाएंगे। पाठक जी आप ब्रीफ करते रहिए जी। बस में बिल्कुल 5:30 पर हम एग्जिट पोल दिखा देंगे। पांचों राज्यों का एग्जिट पोल क्या कहता है और कौन से राज्यों में किस पार्टी की सरकार बन रही है 5:30 पर दिखाएंगे। बने रहिए देश न्यूज के साथ। अभी बहुत जल्द हम एग्जिट पोल दिखाने वाले हैं ठीक 5:30 पर। 3 मिनट 9 सेकंड का समय बाकी है जब देश न्यूज की स्क्रीन पर आप देखेंगे 5 राज्यों के सबसे सटीक सबसे पहले एग्जिट पोल। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि यह एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं, लेकिन इससे तय होते हैं परिणाम, क्योंकि मतदान हो चुका है और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब ईवीएम राज उगलेगी 3 दिसंबर को, जब पांचों राज्यों के परिणाम सामने आएंगे कि कहां राज बरकरार है और कहां रिवाज कायम है, ये देखना होगा। और प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला खुलने वाला है 3 दिसंबर को। साथ ही सबसे बड़ी बात कि इन 5 राज्यों में जो 3 हिंदी बेल्ट के राज्य हैं, उन राज्यों के परिणामों पर सबकी निगाह टिकी हुई है, पूरे देश की निगाह टिकी है, खासतौर से मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि ये 2024 का सेमीफाइनल है और 24 में होगा फाइनल लोकसभा चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस ने, उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़े हैं लोकसभा चुनाव की तैयारी के मद्देनजर। तो कौन कामयाब होता है और किसको मिलती है शिकस्त, कौन पहनेगा सेहरा, बहुत जल्द आपको सामने होगा। लेकिन ये जैसा कि कहा गया कि ये एग्जिट पोल है, देश न्यूज के सर्वे के आधार पर देश न्यूज ने मतदाताओं से चर्चा की है, प्रत्याशियों से चर्चा की है और उसके बाद ये एग्जिट पोल आपके सामने कुछ ही देर में स्क्रीन पर सामने आएगा। केवल 2 मिनट शेष बचे हैं और 2 मिनट के बाद देश न्यूज आपको दिखाएगा। साथ ही जैसा कि मैंने कहा कि आपको रिमोट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टीवी चैनल नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे अन्य चैनल भी जो आंकड़े दिखाएंगे वो आप देश न्यूज की स्क्रीन पर देख पाएंगे। हमारी स्क्रीन पर नीचे की तरफ आप देख पाएंगे कि दूसरे और चैनल का एग्जिट पोल क्या कहता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही सबसे पहले सबसे सटीक आंकड़े दिखाएंगे देश न्यूज के एग्जिट पोल में क्या कहता है देश न्यूज का एग्जिट पोल, और 5 राज्यों में किसका राज बरकरार है और किसका रिवाज बरकरार है, किसकी सरकार बनेगी, किसको शिकस्त मिलेगी, कौन सेहरा पहनेगा, कुर्सी पर कौन, और 17 के संग्राम के महारथी कौन होंगे जो ये रास्ता तय करके, जो लंबा इंतजार तय करके कुर्सी तक पहुंचने वाले हैं, कहां किसकी सरकार बनने वाली है। कुछ ही देर में देश न्यूज की स्क्रीन पर वो सारे आंकड़े आप देख पाएंगे कि कहां कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसके योजनाएं काम आई हैं, किसकी घोषणाएं काम आई हैं, किसका संकल्प रंग लाया और किसके वचनों ने और किसके वादों ने अपना रंग दिखाया है। कुछ ही देर में देश न्यूज पर आप देखने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले और सबसे सटीक आंकड़े दिखाएगा देश न्यूज कि क्या कहता है एग्जिट पोल। ये जान लीजिए कि ये परिणाम नहीं है, लेकिन परिणाम प्रभावित जरूर नहीं होंगे, लेकिन परिणाम के बहुत करीब, परिणाम के बहुत निकट आपको दिखाएंगे देश न्यूज का एग्जिट पोल। जय श्रीवास्तव जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 120 सीटें बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है और कांग्रेस को 102 पर सिमटती हुई दिख रही है और 8 अन्य को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ पर मध्य प्रदेश में 120 सीटों के साथ में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ उभर रही है। वहाँ सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन सकती है। यहाँ पर कांग्रेस को केवल 102 सीटों पर सिमटना पड़ सकता है यहाँ और 8 सीटें अन्य को। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ के जो 90 सीटें हैं, इसमें 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है और 44 जो है कांग्रेस को मिल सकती है और 4 अन्य को मिल रही है। इसी प्रकार राजस्थान में 110 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटों के साथ में सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब सरकार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर बन सकती है। 86 सीटों के साथ साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और 3 पर अन्य जीत सकती है। यहाँ पर तेलंगाना को लेकर हमारे जो एग्जिट पोल है ये कह रहा है कि 52 सीटें बीआरएस को मिल रही है और कांटे की टक्कर है। कांग्रेस यहाँ पर 51 सीटों पर है और भारतीय जनता पार्टी और अन्य मिलकर यहाँ पर 16 सीटों पर आगे है। और मिजोरम में के जो 40 सीटें हैं उसमें 17 सीटों पर एमएनएफ का ये है और 8 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है और 12 सीटें जेडपीएम और 3 अन्य। अब ये देखिए आपके स्क्रीन पर हमने पूरे 5 राज्यों का पहले समीकरण बता दिया कि क्या कह रहा है एग्जिट पोल। कांग्रेस यहाँ पर केवल एक जगह पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, वो है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। ये हमारे एग्जिट पोल है। जी पाठक जी, ये एग्जिट पोल पे आप क्या कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल है ये किसी संभावनाओं के आधार पर नहीं है, किसी उम्मीद के आधार पर नहीं है। ये जो एग्जिट पोल है, जैसा कि आपने बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रहने वाली है और सत्तासीन है, सत्तारूढ़ है और सत्ता को बचाने की जो कवायद की गई है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीज़ है, ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल इतना सटीक, क्योंकि जो परिणाम है मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल इसी के आसपास रहेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये परिणाम ही मानकर चले आप, क्योंकि यहां जो समीकरण बने हैं, जो हमने मतदाताओं से बात की है, हमारी पूरी टीम लगभग पिछले 6 माह से इस विषय पर काम कर रही थी और उस का परिणाम है कि ये आंकड़े आज हम आपको दिखा पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सटीक जी 120 सीटें हैं जी, हमने ओपिनियन पोल पे 125 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाया था जी, लेकिन क्या कारण है कि 5 सीटें जो है कम हुई है। इसके कारण क्या दिखते हैं देखते हैं। आपने बहुत मेहनत की, आपकी पूरी टीम लगी रही, हमने एक एक जगह पर हमने इसके सर्वे किया है और तब जाके एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। चुनावी समीकरण को देखते हुए, जो परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज उसको देखते हुए, पूरा समीकरण के साथ में सभी एंगलों से चर्चा करने के बाद जो एग्जिट पोल हम दिखा रहे हैं वो 120 पर है। हाँ, क्या कारण है कि 5 सीटें कम हुई है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि मतदान के प्रतिशत की, कई जगह हमने देखा है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, कई सीटों पर, कई बूथों पर। कई जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है अपेक्षाकृत। जो अनुमान था कि ये मतदान का प्रतिशत यहाँ इतने तक जा सकता है, यदि इतने प्रतिशत, क्योंकि पिछले चुनाव की अपेक्षा 2018 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ है, 2% के आसपास बढ़ा है, लेकिन कुछ बूथों पर कम भी हुआ है। तो ये मतदान का प्रतिशत, और एक बड़ी बात रही है कि हमने जो कई जगह देखा है, हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, महाकौशल की बात करें, मालवा निमाड़ की बात करें, तो कुछ जगहों पर गांव के लोग जो थे, पूरे गांव का गांव वोट डालने नहीं आया। वो साइलेंस, उनका जो मौन रहा, बरकरार रहा है, और यदि निकले भी हैं तो बहुत कम लोग वहां से मतदान के लिए आए हैं। कई जगह ये स्थिति हमने देखी है कि 100% तक वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश में। इस बार एक बूथ पर 100% मतदाता जितने थे उस बूथ पर सबने वोट डाले हैं। तो जो मतदान का प्रतिशत आगे पीछे हुआ है, क्योंकि पहले हमने जो हमारा जो अनुमान था वो था 74.01% वोटिंग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल में हमने 125 सीटें दी थी। आज वो सीटें कम होने की वजह सिर्फ ये है कि मतदान का प्रतिशत जो बढ़ा है उसमें दोनों चीजें देखी जा रही हैं कि एक तरफ इस मतदान के प्रतिशत बढ़ने में सबसे पहले लाडली बहना की बात कर रहे हैं हम कि लाडली बहना के कारण मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन एक और बात है कि ये मतदान प्रतिशत नारी सम्मान के लिए भी कहा जा रहा है, ये मतदान प्रतिशत किसान कर्ज माफी के लिए कहा जा रहा है, ये मतदान प्रतिशत इसलिए भी कहा जाता है जो डिफाल्टर किसानों का मध्य प्रदेश की वर्तमान शिवराज सरकार ने 2200 करोड़ का जो ब्याज चुकाया है, घोषित हो गए थे, तो उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने मिला है। जिन बूथों पर या जिन विधानसभा सीटों पर मतदान का प्रतिशत थोड़ा बहुत कम रहा है पिछले बार की अपेक्षा, या जो उम्मीद की जा रही थी उससे कम रहा है, तो उससे भी ये सीटों का जो गणित है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। देखिए, दर्शकों को ये बता देना चाहता हूं कि 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी 120 प्लस हम लोग जो है ये नई चीज लेके आए हैं। ना माइनस प्लस में बात नहीं कर रहे हैं। 120 प्लस मतलब भारतीय जनता पार्टी 120 क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं पर 102 माइनस में है कांग्रेस। मतलब ये है कि जो हाईएस्ट स्कोर है कांग्रेस का वो 102 रह सकता है। और अदर्स को लेके हमारा जो एग्जिट पोल है ये 8 पर सिमटती हुई दिख रही है। हमें उम्मीद थी कि ये 15 तक भी जो है जा सकता है, लेकिन 8 पर सिमट गई है अदर्स, जिसमें सारे पार्टियां है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आप पार्टी है, निर्दलीय है एवं अन्य पार्टी भी है, सब मिलके 8 सीटों पर यहाँ पर। लेकिन पिछले जो 2018 के चुनाव में जो हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल बाउंड्री पे गेम समाप्त हो गया था। इसीलिए जो आदर्श की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन इस बार मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कोई स्थिति बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। बिल्कुल जी पाठक जी, सही कहा आपने कि ये पिछले बार के जो आंकड़े थे, पिछले बार के भी जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, वो आंकड़ों को कई जगह कुछ एजेंसियों के आंकड़ों को छू भी नहीं पाए थे परिणाम, और कुछ एजेंसियों के आंकड़ों के आसपास परिणाम रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें आपने कहा कि 2018 का चुनाव परिणाम 114 सीटें लेकर कांग्रेस आगे थी, 109 सीटों के साथ 2018 भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पीछे थी। लेकिन 4 निर्दलीय, 1 बसपा, 2 सपा के प्रत्याशी जो जीत कर आए थे उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई, और जब उन्होंने अपना समर्थन दिया कांग्रेस को तो कांग्रेस ने सरकार बनाई और जाकर के सरकार बनाने का राज्यपाल को कहा, आमंत्रित किया, और राज्यपाल ने उनको बुलाया सरकार बनाने के लिए। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम चला मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश 2019 और 20 में जो सियासत हुई है मध्य प्रदेश में, वो पूरे देश के लिए एक नजीर है।
पूरे, हालांकि सरकारें कई जगह बदली हैं, कई राज्यों में बदली हैं, दल बदल हुआ है, लेकिन यहाँ जो सत्ता परिवर्तन हुआ है वो घटनाक्रम जो रहा है जय श्रीवास्तव जी, आपने देखा है, हमने बहुत करीब से उन चीजों को, कि वो अनापेक्षित, ऐसा था ही नहीं, क्योंकि एक घंटे पहले तक, एक दिन पहले तक कमलनाथ जी के पास ये था कि हाँ सारे विधायक संपर्क में हैं, सारे विधायक से बात मेरी हो रही है, जैसा कि चर्चा हुई, दिग्विजय सिंह कहते रहे कि सब अपने संपर्क में हैं, लेकिन वहां जो घटनाक्रम हुआ, वो घटनाक्रम ने जो सियासी घटनाक्रम अपेक्षित अनापेक्षित था, उसके बाद में सियासत बदल गई। क्या ये छत्तीसगढ़ को लेके क्या कहना है कि ये तो हम लोग सोच रहे थे पहले कि बिल्कुल जो है स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल सकती है, लेकिन यहाँ थोड़े बहुत बढ़त है, मतलब 44 और 42 पे जो है ये कांटे जो है बिल्कुल अटक गई है। तो क्या लगता है कि ये छत्तीसगढ़ की स्थिति ऐसी क्यों रही? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी बात क्या रही कि 2018 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने की। वो युवाओं को रोजगार भत्ता उन्होंने दिया है मार्च 2023 में। बीजेपी ने सवाल उठाया कि 2018 से घोषणा की, सरकार बन गई, स्पष्ट बहुमत में आ गए, सरकार सब कुछ हो जाने के बाद में भी युवाओं को जो रोजगार भत्ता दिया गया, वो रोजगार भत्ता दिया गया 2023 के मार्च में। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक चीज थी जो गौठान योजना थी। सरकार ने गौठान योजना प्रारंभ की गायों के लिए और पशुपालन के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि चलो गौठान, खोलो राज चलो गौठान, कि गौठान योजना की हकीकत क्या है उसको लेकर के वहां सारे समीकरण बने। और अब जो है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कि ये जो थोड़ा सा अंतर समझ में आ रहा है, इस थोड़े से अंतर की वजह ये है कि युवाओं को देर से बेरोजगारी भत्ता दिया गया। जो बात करते हैं वो नरवा घरवा की बात की भूपेश बघेल ने, सत्ता में आते ही, सरकार बनते ही सबसे पहली बात जो उन्होंने की योजना की बात की, नरवा घरवा की और उसके बाद में मकानों की बात की, आवास देने की बात की। तो कुछ चीजें प्रभावी हैं वहां पर जरूर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रहता है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सियासत करती है कि वो चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, वो एक मौका नहीं छोड़ती है सामने किसी दूसरे राजनीतिक दल को नीचा दिखाने का, उनकी बातों को कैश करने का। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की ओर नहीं दिखाई दे रही, उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था। लेकिन यहाँ जो है केवल एक सीट का फर्क है जी। मैं एक सीट क्यों बोल रहा हूँ कि यदि 44 से एक सीट माइनस हो जाए तो वो 43 पे आ जाएगी बीजेपी, और बीजेपी के एक सीट बढ़ाने पे जो है 43 पे आ जाएगी, मतलब एक सीट का डिफरेंस। बिल्कुल, दिखने में लग रहा है कि 2 सीट का डिफरेंस है, लेकिन हकीकत में ये एक ही सीट का डिफरेंस है। मैं जो कहना चाहूंगा कि अतिशयोक्ति नहीं होंगी यदि हम छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली की कल्पना कर लें, तो छत्तीसगढ़ में हंग असेंबली की कल्पना कर लें तो अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो सुदूर अंचल में, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर सुदूर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट का, नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी 2013 में कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो नक्सली गतिविधियां रुक जाएंगे, हम नक्सलों से बातचीत करेंगे और उन घटनाओं पर अंकुश लगाएंगे। चलिए अब हम जादूगर के राज्य में चलते हैं, राजस्थान। जी, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो जादूगर कहा जाता है। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है जो ये 110 भारतीय जनता पार्टी को जो है सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है कि जादू नहीं चला? नहीं, जादू चला है जी, लेकिन जादूगर का नहीं चला है। वो जादूगर का जादू ना चल करके दर्शकों का जादू चल गया है, मतलब वोटरों का जादू चला है। जी बिल्कुल। मतलब जादूगर जो है इस बार जादू दिखाने में नाकामयाब रहे। बिल्कुल। यहाँ एक बड़ी बात थी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच विवाद। सचिन पायलट ने अनशन कर लिया 1 दिन का, 125 किलोमीटर की 5 दिन की पैदल यात्रा कर दी, और उन्होंने जो उस बीच में जो प्रचारित किया है 2023 के फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में, कि उनका एक बयान आया था कि गहलोत की नेता सोनिया जी नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। इस बयान ने असर दिखाया। हालांकि चुनाव से पहले प्रदर्शित करने की कोशिश की गई कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं था। यहां तक कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जो प्रदेश प्रभारी थे, उन्होंने कई कवायद की, मिलने की कोशिश की, सचिन पायलट से नहीं मिले। एक बड़ी बात यहां जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जब सचिन पायलट ने उपवास किया था 1 दिन का, तो उनके उस मंच पर दूसरा कोई नेता नहीं था और तस्वीर किसी की नहीं थी, ना सोनिया की, ना राहुल की, और किसी की तस्वीर नहीं, महात्मा गांधी की तस्वीर लगा करके उन्होंने, मतलब उन्होंने खुद को उस समय कांग्रेस से अलग बता दिया था। लेकिन ये बात अशोक गहलोत भी जानते थे और कांग्रेस के आला कमान भी जानते थे कि सचिन पायलट यदि अलग हो गए
तो सरकार गिर सकती है। हालांकि 2.5 साल पहले भी स्थिति बनी थी, लेकिन उस समय कहा गया, ये बात गाहे बगाहे, भले ही औपचारिक रूप से ना हो, अनौपचारिक रूप से हो, कि अशोक गहलोत ने स्वीकार किया कि 2.5 साल पहले सरकार बची थी तो वसुंधरा राजे सिंधिया की वजह से बची थी। ये तमाम सियासी समीकरण वहां पर रहे हैं, तो जादूगर का जादू भले ही नहीं चला है। एक बात यहां बड़ी गौर करने लायक है जय श्रीवास्तव जी की हमने देखा है पिछले 1.5 वर्षों से नरेंद्र मोदी लगातार राजस्थान जा रहे हैं। एक मंच तो ऐसा था कि जहां पर अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच साझा किया, और उस मंच से अशोक गहलोत ने कहा मोदी की तारीफ की। बिल्कुल, तो तारीफ भी की। उन्होंने एक बात ये भी कहा कि राजस्थान गुजरात मॉडल से, अहमदाबाद से बेहतर चल रहा है, गुजरात मॉडल से बेहतर तरक्की राजस्थान कर रहा है। ये उन्होंने कहा था एक मंच से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की थी। तो वो भी बहुत सारी चीजें, समीकरण बनते बिगड़ते वहां नजर आए। और फिर सबसे बड़ी बात जो आई कि वसुंधरा राजे सिंधिया को पहले तो दरकिनार किया गया। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता की बात करें हम, क्योंकि जब अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया तो सियासी गलियारों में चर्चा आ गई कि भारतीय जनता पार्टी कहीं मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में अर्जुन राम मेघवाल को सामने न कर दे। लेकिन जब सांसदों की बैठक हुई, और सांसदों की बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया को दिल्ली बुलाया गया, विशेष रूप से अमित शाह ने आमंत्रित किया, तो उन तमाम कयासों पर विराम लग गया, उन अटकलों पर विराम लग गया कि वसुंधरा राजे सिंधिया की चुनाव में भूमिका रहने वाली है, और महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। भले ही, क्योंकि अमित शाह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा था, जब उनसे पूछा गया कि चुनाव के बाद में शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे की क्या भूमिका रहने वाली है, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव परिणाम तय करेंगे कि इनकी क्या भूमिका रहने वाली है। ऐसा धर्मिष्ठा जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि 110 पर बीजेपी सिमट रही है। यहाँ सिमट शब्द में इसीलिए उपयोग कर रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि 130 के आसपास जो है सीटें बीजेपी को मिलेगी, लेकिन यहाँ जब एग्जिट पोल हम लोग दिखा रहे हैं, और ये बिल्कुल हमारे एग्जिट पोल जो है, हम खुद ही बहुत ज़्यादा इस पर भरोसा करते हैं, तो 110 पर जो है भारतीय जनता पार्टी बहुमत भले ही बन गया है, बहुमत पे मतलब वह सरकार बना रही है, लेकिन 110 पे आना 130 सीट पे क्या दिखाता है? क्या यह जो वसुंधरा राजे सिंधिया है वो थोड़ा नर्वस हुई है, या मतलब कमजोर हुई है तब ये सीटें आ रही है इसी कारण से, या भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है वो कमजोर रहा है? बिल्कुल जय श्रीवास्तव जी, सही कहा आपने। यहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया का जो है यहाँ देखने को मिला भी, और वसुंधरा राजे को जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्व भी दिया है, और आपने देखा होगा कि कई सभाओं में उन्हें बुलाया गया, स्पेशली आमंत्रित किया गया था, और कई बार खबरों में ये भी आया था कि वो वहाँ की कोई सांसद नहीं, उसके बावजूद भी उन्हें इतना महत्व दिया गया। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वसुंधरा को महत्व दिया है, कुछ इसका भी इफेक्ट वहाँ देखने को मिला है। और जैसा कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में वैसे भी सत्ता परिवर्तन होता ही है। राजस्थान की जो जनता है किसी भी पार्टी पे लगातार भरोसा नहीं करती है, वो चाहती है कि हर बार किसी पार्टी को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वो त्रस्त हो चुकी है, और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को अवसर दे रही है। तो इस बार क्या मतलब वही परंपरागत जो स्थिति है वही अभी बनी रहेगी? इसके मतलब, लेकिन मेरा जो सवाल था वो ये था कि सीटें कम क्यों हुई है, क्योंकि 2 महीने पहले हम लोग जो स्थिति देख रहे थे कि 125 से लेके 130 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंचेगी। आप इसमें थोड़ा सा जो है आप प्रकाश डालिए कि ओपिनियन पोल हमारा 125-130 के आसपास था, तो 110 पर आ गई बीजेपी। तो क्या कारण है इसमें, जो कांग्रेस के सरकार होने के बावजूद वहां जो एंटी इनकम्बेंसी परंपरा, उसके बाद गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई, ये सब कुछ देखते हुए लग रहा था कि 125 क्रॉस करके 130 तक पहुंच जाएगी। लेकिन एग्जिट पोल पे 110 पर जो है भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखना पड़ेगा कि जिस तरह से पहले जब हमने ओपिनियन पोल दिखाया था, तो उस समय वो जो योजना थी कांग्रेस सरकार की, गहलोत की जो योजना थी, राहत शिविर कैंप, 10 योजनाओं की गारंटी का कार्ड दिया गया था, लेकिन वो गारंटी कार्ड उतना गारंटी नहीं दिखा पाया, पहली चीज। दूसरी चीज कि कई सीटों पर, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा है, चुनाव से पहले लगभग पूरे 1.5 वर्ष, 18 महीने का जो कार्यकाल समय रहा है, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में अनबन रही है। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए वसुंधरा सिंधिया को नहीं बुलाया गया था। ये जो अनबन सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं चुनाव में भी उसने 1% काम किया है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, उसका सबसे पहला फैक्टर यही है कि स्थानीय नेताओं से वसुंधरा राजे सिंधिया का अनबन होना और समन्वय ना बिठा पाना। दूसरी ओर से जो बात सामने आई है कि पहले जो हम देख रहे थे कि राहत शिविर जो लगाए गए थे, राहत शिविर का जो असर था वो पहले देखा कि अंदरूनी तौर
ऊपर जा रहा है, शिविर लगा करके गारंटी कार्ड दिया गया, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ये चीज कर दी कि जो चीज प्रचारित की कांग्रेस, मैं पहले भी कहा कि शो किया गया सुखजिंदर सिंह रंधावा के द्वारा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कोई वैवानस्ता नहीं है। हालांकि अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मतदान के दिन जब मतदान हो रहा था 17 नवंबर को, तब सचिन पायलट ने से पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यदि कांग्रेस की सरकार आई, और तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है, सब मिलकर लड़ रहे हैं और ये तय किया जाएगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये चीज भी जो सामने आई है उसका भी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रचारित तो किया कांग्रेस के द्वारा, दूसरी तरफ एक बड़ी बात रही है कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सभाएं की हैं, उन सभाओं में जो बातें कही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक स्टाइल है, अपना एक तरीका है उनका। एक और बात मैं जानना चाहूंगा कि जैसे कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन था जी, और यहाँ पर ये देखा गया कि बम्पर वोटिंग हुई। हाँ। और लोग ये कहने लगे थे हाँ। कि जो लाडली बहना योजना है जी, उसमें जो है उस कारण से महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की है जी, और इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। हाँ। जैसे कि एग्जिट पोल में हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाँ। दिखा भी रहे जी। हैं, लेकिन जैसे राजस्थान की बारी आई वोटिंग की, हाँ, तो वो 25 तारीख था, वो 25 तारीख तो की। ये जो 8 दिन का गैप रहा, हाँ कांग्रेस ने उसमें स्ट्रेटजी चेंज किया, जी, उसका फायदा भी कांग्रेस को मिला है। हाँ। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो 125 क्रॉस करने वाली थी जी, वो घटकर 110 पर आ गई। बिल्कुल इस पे आप सहमत हैं? बिल्कुल आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। और ये जो चीज है कि वो जो 8 दिन का समय मिला है, उसमें जब दूसरे अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में एक ही चरण में हुआ है और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान जब 17 तारीख को हो गया, तो ये जो 25 तारीख तक का अंतर था, मतदान के प्रतिशत को बढ़ता हुआ देख करके, जैसा आपने कहा कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। कांग्रेस ने वो बातें जो 17 तारीख से पहले चुनाव प्रचार में नहीं कही थी, वो कहना शुरू कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल रही है, उनका प्रदर्शन भी वैसा बदल गया, उनकी रणनीति बदल गई, उनकी भाषा धार बदल गई। तो वो परिणाम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद साबित नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को वो जो 5 से 10 सीटें कम जो आ रही हैं, 15 सीटें तक कम जो आ रही हैं, वो उसका कारण है कि कांग्रेस ने अपनी धार तेज कर दी थी। चलिए, कुल मिला के जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन जो ओपिनियन पोल था उससे भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें वो कम हुई है जी। अब मैं तेलंगाना की ओर में ले चलूंगा। तेलंगाना की क्या स्थिति है कि यहाँ कांटे की टक्कर ये है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कहीं है नहीं जी। और जो बीआरएस है और कांग्रेस है, इसके बीच में कांटे की टक्कर है। तो बीआरएस जो है 52 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर हमारे सामने है और कांग्रेस 51 सीटों पर है। हाँ। तो क्या लगता है कि कांग्रेस ने भारी गेन किया है यहाँ पर? कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर थी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के स्थान पर दिखाई दे रही थी उस समय, लेकिन कांग्रेस ने गेन किया और भारतीय जनता पार्टी वहां पर लूज कर गई। और बीआरएस जो है, इसका फायदा, जो वोट भारतीय जनता पार्टी के थे वो वोट भारतीय जनता पार्टी के थे वो बीआरएस में शिफ्ट हो गए। बिल्कुल। तो इसी कारण से बीआरएस में जो है 52 सीटें वहां पर दिखाई दे रही कि वो शायद सरकार बना ले, लेकिन कांग्रेस बिल्कुल नेक टू नेक उसके नीचे है और स्थिति में इतने आसानी से बीआरएस को सत्ता में नहीं आने देगी। तो क्या लगता है ये स्थिति क्यों बनी? देखिए, सबसे बड़ी बात वहां पर है कि कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है, हम बात करें कर्नाटक के चुनाव की, कर्नाटक के चुनाव की तरफ रुझान अलग थे उस समय जो रुझान सामने आ रहे थे, उस समय जो एग्जिट पोल सामने आ रहे थे, और जिस स्पीड से हम बात करें बजरंग दल की, बजरंग दल का मुद्दा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने भुनाना चाहा, लेकिन वो उनका सेल्फ गोल हो गया, वो सेल्फ गोल के रूप में सामने आया वहां बीजेपी के लिए। ऐसी ही चीज हम बात करें यहाँ पर कि ये जो सामने यहाँ आया है कि यहाँ बीआरएस ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया है, उसमें उन्होंने कहीं पर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति का विरोध तो किया है, उन्होंने इस बात का सबसे ज्यादा प्रचारित किया है कि यदि सत्ता में बीआरएस रहेगी तो वो राज्य के लिए मुफीद साबित होगी, राज्य के लिए बेहतर करेगी, राज्य के नागरिकों के लिए बेहतर करेगी। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि हमने कर्नाटक में सरकार बनाई, हमने 5 गारंटियां दी थी, 6वीं गारंटी जो उन्होंने दी थी खड़गे ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी थी 6वीं गारंटी। हालांकि उसके बाद में चीजें बदलती गई कि वहां मतलब जो आपका कहना है कि कोई काम नहीं आया। हाँ, तो ये जो चीजें सामने आई है कि वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस ने खुद को ये दिखाने की कोशिश की कि हम सत्ता में आएंगे और हम ये करेंगे, लेकिन ये चीजें कहीं ना उनके सामने आई कि डी शिव कुमार का जो बयान आया, डी शिव कुमार के बयान को वहां परोसा गया कि भाई कर्नाटक में इन्होंने कहा था हम ऐसा करेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद डिप्टी सीएम का खुद का बयान ऐसा आ रहा है, तो उस बयान को भी दिया गया। इसलिए कांग्रेस ने कोशिश तो बहुत की है, कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया है, लेकिन बीआरएस, चूंकि वहां बीआरएस जनता
के बिल्कुल बीच की पार्टी है और कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी माना जाता है वहां पर कि भाई ये यदि ये यहाँ है, राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि केंद्र में इनकी सरकार नहीं, तो उस स्थिति में राज्य को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे। और यहाँ वीआरएस ने स्पष्ट कर दिया कि हम आपके हैं, घर जैसे वो कहते हैं छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि घर का बेटा है, तो ये वीआरएस ने वहां प्रचारित किया है। वीआरएस ने ये चीज लोगों के मन में, उनके दिमाग में ये चीज भरी है कि हम आपके हैं, ये सब बाहरी हैं, हम आपके हैं। ये चीज भरने में वहां कहीं ना कहीं वीआरएस कामयाब होती हुई दिखाई दी है। जी, तो देखिए यहाँ पर जो है, जो अन्य चैनल है वो अभी तक एग्जिट पोल के फिगर अभी सामने लेके नहीं आए। खाली एक ही जो न्यूज़ 18 है वो दिखा रहा है कि 112 भारतीय जनता पार्टी और 113 कांग्रेस है, 5 अन्य हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। जी। तो ये एक दूसरा चैनल जो है उसका भी मैंने बोल दिया। आमतौर पे जो है चैनलों में दूसरे चैनल के जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ ओपन प्लेटफॉर्म रखा है कि एक ही चैनल को अगर देखते रहेंगे तो सारे चैनलों का जो आपके एग्जिट पोल है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। इसीलिए आपको कोई रिमोट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी अन्य चैनल देखने की जरूरत है। हम तो दिखें, लेकिन अन्य चैनल के भी जो एग्जिट पोल है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। तो 111 इसमें राजस्थान में दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और 76 सीटों पर दिखा रहे हैं कांग्रेस। तो ये न्यूज़ 18 का ये है राजस्थान का। और इसी प्रकार से जो है धीरे धीरे चैनल अपने एग्जिट पोल की ओर जाने लगेंगे और तब तक हम लोग भी धीरे धीरे उनके फिगर को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे हिसाब से जो है 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी है मध्य प्रदेश में और 102 माइनस कांग्रेस है। इसका मतलब यही है कि कम से कम 120 भारतीय जनता पार्टी को है और 102 हाईएस्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस उसमें 102 पर आएगी और 8 अन्य है। तो इस 8 अन्य जैसे पिछले बार जैसे स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देने देगी। जरूर चाहूंगा जय श्रीवास्तव, जैसा कि ये नया प्रयोग किया गया है देश न्यूज के द्वारा, प्लस का चिन्ह आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, माइनस का चिन्ह देख पा रहे हैं और वही मीमांसा जय श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। तो फिर चाहूंगा कि ये जो नया प्रयोग है बिल्कुल नई तकनीक के माध्यम से एग्जिट पोल आपको दिखाया जा रहा है। एक बार और आप ब्रीफ कीजिए कि ये नई तकनीक को हमने क्यों प्रयोग किया है। जी जय श्रीवास्तव। देखिए इसमें जो है इसीलिए हमने प्रयोग किया कि हम अगर माइनस प्लस 10 रखते हैं जी, सपोज मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 120 पर है जी, और माइनस प्लस 10, मतलब दर्शकों के साथ में ये धोखा होता। क्यों धोखा होता कि हम 20 सीटों का गैप लेके चल रहे थे जी। मतलब हम अगर 120 के बजाय 129 भी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाती जी, तब भी हम बोलते हैं कि देखो कितना सटीक हमारा एग्जिट पोल है। और 110 पे भी अगर खसक जाते तब भी हम बोलते, दावा करते कि देखिए यही है सटीक एग्जिट पोल। लेकिन वो हमने नहीं किया। हमने कहा कि बिल्कुल कटअप जो फिगर है वो दिखा दे ताकि आपको समझने में, भ्रमित होने में ना करे और समझने में बिल्कुल आसानी हो। 120 मतलब 120 प्लस हो सकता है, एक दो सीटें माइनस की संभावना नहीं है। बिल्कुल इसका मतलब क्या संभावना, 120 माइनस में नहीं आएगी, 120 से ऊपर जाएगी। और इसी प्रकार से 102 से कांग्रेस ऊपर नहीं जाएगी, 8 से इसमें प्लस होगी, कम नहीं होगा अदर्स में। तो ये स्पष्ट रूप से हमने बता दिया है, क्योंकि ये नया प्रयोग हमने इसीलिए किया तो वर्षों से हम लोग जो एग्जिट पोल देते आ रहे हैं, आज तक कभी गलत हुआ नहीं है। लेकिन हमने जो है इस प्रकार के जो है भ्रमित करने वाला आंकड़ा नहीं देना चाहा कि भाई माइनस प्लस 10 हो या इसके आगे पीछे कुछ भी होगा। हमने बिल्कुल सटीक जो फिगर है वो आपके सामने दे दिया। आपको समझने में बिल्कुल आसानी होगी कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है मध्य प्रदेश में, ये स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल जी। यहाँ एक बात है कि मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, अन्य एजेंसियां देश में काम करती हैं। CNX की बात करें, एक्सेस माई इंडिया की बात करें, जन की बात करें, सी वोटर्स की बात करें, तो ये तमाम एजेंसियां जो हैं ये एजेंसियां सर्वे करती हैं अपने स्तर पर और एक एग्जिट पोल तैयार करती हैं। ये इन एजेंसियों के अपने आंकड़े होते हैं, इनके अपने सोर्सेस होते हैं, ये चीज़ें वहाँ दिखाई जाती हैं। और लेकिन देश न्यूज़ का जो सर्वे है, देश न्यूज़ के जो आंकड़े हैं जो आप देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल सटीक हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमने ये नहीं कह सकते हम कि इन एजेंसियों से हमने टाई अप किया हुआ है। देश न्यूज़ का अपना सर्वे है। देश न्यूज़ ने एक एक विधानसभा सीट पर जाकर मतदाताओं से बात की है, वो उस विधानसभा सीट पर जितने प्रत्याशी हैं उनसे चर्चाएं की हैं और उसके बाद में उनकी क्या रणनीति है, पार्टीगत क्या स्थिति है और व्यक्तिगत क्या स्थिति है, साथ ही स्थानीय क्या समस्याएं रही हैं,
किन समस्याओं को समाधान करने में कामयाब हुए हैं वर्तमान विधायक और जनता की अपेक्षा पर कितने खरे उतरे हैं, इन तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की है। और उन पहलुओं के बाद, उनके विश्लेषण के बाद और साथ ही मतदान के प्रतिशत के बाद हम आपको यह आंकड़े दिखा रहे हैं। और इन एजेंसियों के अलावा देश न्यूज पिछले, जैसे हमने बताया कि पहले भी जो आंकड़े रहे हैं सबसे सटीक बैठते हैं, और क्योंकि हम जमीनी स्तर की बात करते हैं, हम जनता को, दर्शकों को धोखे में नहीं रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अधिकतर जो चैनल है उसमें जो कौन क्या फिगर दिखा रहे हैं वो हमारे नीचे जो पट्टी है उसमें देखेंगे तो किस चैनल में कितने सीटें किस पार्टी को दे रहे हैं वो भी हम दिखा रहे हैं। जब भी वो दिखाने लगेंगे वो भी हम दिखाएंगे। अब हम छत्तीसगढ़ के लिए एक बार और चर्चा करेंगे। स्नेहा जी, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है बिल्कुल बिल्कुल नेक टू नेक है, तो क्या लगता है आपको कि क्या छत्तीसगढ़ में इस बार जो लाडली बहनों के लिए कांग्रेस ने जो घोषणाएं की थी 15,000 की योजना के विषय में, तो क्या वो काम कर गई है कांग्रेस के सत्ता वापसी करने के लिए, या कि उसमें और कोई चीज़ें काम की हैं? देखिए, अगर हम यहाँ पर महिलाओं की बात कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की, अभी स्टार्टिंग में उसने टांग खींचती हुई नजर आई थी कि रेफरी की रेवड़ियां बांटते हैं। लेकिन हम कांग्रेस को अगर छत्तीसगढ़ में देखें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें तो खुद ये रेवड़ियां बांटते हुए नजर आए हैं। चलिए वो हम योजनाओं को उसको कन्वर्ट कर दिया गया योजनाओं में रेवड़ियों को। लेकिन जब हम कांग्रेस की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और महिलाओं की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिलाएं जिनको योजनाओं का लाभ मिलेगा तो जरूर कहीं ना कहीं ये प्रभावित करते हुए जो वोट है वो प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि आपने बात की कि महिलाओं को जो वहां पर राशि प्रदान की जाएगी हर महीने, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में असर अगर भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा, अगर वही हम देखें तो कांग्रेस को भी हो सकता है वहां पर इसका असर देखने को मिल सकता है। वहाँ भी कांग्रेस को ये देखने को मिल सकता है। देखिए, एक अन्य चैनल है जो न्यूज़ 18 है, वो छत्तीसगढ़ में 39 दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और 48 कांग्रेस को दे रहे हैं। मतलब लगभग हमारा जो एग्जिट पोल है उसके इर्द गिर्द है। क्या कहना चाहेंगे पाठक जी आप इस विषय में? बिल्कुल, जो बात आई है, जैसे कि भारतीय, आपने जो जिक्र किया था कि महिलाओं को 15,000 रुपए देने की साल भर की बात कही हो, उसमें एक बड़ी बात एक और चीज़ है। प्रियंका गांधी जब वहाँ गई थी, सभा उन्होंने की, तो उन्होंने एक बात कही थी, पढ़ो पढ़ाओ योजना का जिक्र किया कि जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार आएगी वहाँ हम पढ़ो पढ़ाओ योजना लागू करेंगे, जिसमें प्राथमिक कक्षा से बच्चों को 500 रुपए से लेके हाई स्कूल तक के बच्चों को राशि देने की बात कही गई थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ वो अंचल है, धान का कटोरा कहा जाता है। बिल्कुल, वो एक तरफ उत्पादक राज्य भी है, लेकिन कई मामलों पर वो डिपेंडेंस भी है किसी अन्य राज्यों के लिए। उत्पादक राज्य तो है, लेकिन वो उपभोक्ता राज्य भी है। तो वहां उस राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, उस राज्य की जो राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति है, इन स्थितियों को देखते हुए वहां जो ग्रामीण सुदूर अंचल में जो मतदाता है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि उसका बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, तो ये वहां के ग्रामीण अंचलों के परिवारों के लिए बड़ी बात है ये। और ये बात की आज ठीक है 1250 रुपए मध्य प्रदेश में हर महीने सरकार दे रही है, लेकिन एक मुश्त 15,000 रुपए मिलेंगे, क्योंकि 1250 रुपए महिला के खाते में आएंगे तो वो छुटपुट खर्च हो जाएंगे। लेकिन एक मुश्त यदि 15,000 रुपए एक साल में मिलते हैं तो वो 15,000 रुपए उनके लिए मायने रखते हैं। वो 15,000 रुपए से उनके 6 महीने का राशन की व्यवस्था हो सकती है वहां पर। ये जो चीज, क्योंकि आदिवासी हैं तो उनके लिए ये चीज बड़ी हो जाती हैं। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि मध्य प्रदेश में योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश में राज्य में योजना कि वहां ये फॉर्म भरना है, इस पर ये करना है, इन लोगों की पात्रता है, इनकी नहीं है, जिनके पास ट्रैक्टर है, 5 एकड़ जमीन है, सरकारी, ये सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हर नारी को 15,000 रुपए साल के मिलेंगे, एक साल में 15,000 रुपए मिलेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट किया। कोई उसमें वो नहीं है कि जिसकी शादी हो गई है, जिसके घर में ट्रैक्टर है, जिसके घर में 5 एकड़ जमीन है, उन्होंने ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी है। देखिए, मैं रोकना चाहूंगा, जी न्यूज के भी जो है एग्जिट पोल हमारे सामने है, 118 से 130 भारतीय जनता पार्टी और 97 to 107 कांग्रेस। जी, मतलब जी न्यूज के अनुसार भी जो है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी, न्यूज़ 18 116 पर बीजेपी, 111 पर कांग्रेस, यह भी सरकार बीजेपी के बना रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो है 111 भारतीय जनता पार्टी और 74 कांग्रेस और 14 अदर्स। मैं ये बताना चाहूंगा कि देश न्यूज के जो सर्वे है ये डैश देके नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल
जो फिगर है 120 प्लस और 102 माइनस कांग्रेस जी। मध्य प्रदेश, इसका मतलब यही है सरकार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। जी। अधिकतम एग्जिट पोल सबसे पहले हमने दिखा दिया जस्ट 5:30 में। जी। ना कहीं से कुछ इधर उधर से लिया गया, ना हमारा जो एग्जिट पोल है एग्जैक्ट एग्जिट पोल हमने ये दिखा दिया है। जी। 120 प्लस जी। भारतीय जनता पार्टी, 102 माइनस कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर नहीं बन रही है। किसी भी एग्जिट पोल में अब तक जो एग्जिट पोल आया है जी। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बन रही है। हमारे अनुसार भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी। और हमने ये दिखाया कि 110 सीटें भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में है, 120 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में है। जी। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी। और छत्तीसगढ़ में भी बिल्कुल बाउंड्री पे है। जी। 44 और 42, एक सीट का अंतर, एक सीट उधर चला जाए तो बराबरी पे हो जाए। जी। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी। जी पाठक जी, इस सारे जो टीवी चैनल से, अधिकतर टीवी चैनल से जो अब तक जो एग्जिट पोल दे चुके हैं जी। उनके आंकड़ा यही कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बन रही है। मैं बताना चाहूँगा जी, और दर्शकों ने देखा भी होगा, जब पहले दूसरे और चैनलों ने ओपिनियन पोल चलाया तो उस ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश में कई चैनल ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना रहे थे। कुछ चैनल ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुमत दे रहे थे ओपिनियन पोल में। मतदान प्रतिशत ने बहुत सारी चीजें बदल दी हैं कि मतदान प्रतिशत जिस तरह से हुआ है, और सबसे बड़ी जो बात रही है महिलाओं के मतदान का प्रतिशत। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारी जैसे आपसे अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हो रही थी कि जिस तरह से देश न्यूज ने सर्वे किया है, एक तरफ महिलाओं से अलग बात की है, बिल्कुल, पुरुषों से अलग बात की है। बिल्कुल। तो यदि एक वर्ग से बात की जाएगी तो अलग आंकड़े सामने आएंगे, दूसरे एक वर्ग से बात की जाएगी तो अलग आंकड़े, लेकिन जब दोनों से बात की जाएगी तो ये जो आंकड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये आएंगे कि यदि केवल महिलाओं से पूछा जाएगा तो वो अलग चीजें बताएंगे, केवल पुरुषों से पूछा जाएगा तो अलग बताएंगे। तो ये जो चीजें सामने आई हैं, जो अन्य एजेंसियों ने काम किया है, अन्य चैनल जो दिखा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि महिला मतदान का प्रतिशत जो सामने आया है कि यहाँ पर महिला मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इस कारण से ये आंकड़े सामने आए हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाया जा रहा है। एक बात और बहुत अच्छे से मैं आपको भी याद होगा कि हमने कई जब डिबेट की हैं और कुछ राजनीतिक विश्लेषक हमारे आए हैं 7 तारीख के मतदान से पहले, तो उसमें भी ये चीजें बताई गई। उन्होंने कहा कि हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो मजबूती कहाँ कमजोरी में बदल गई ये खुद कांग्रेस नहीं समझ पाई अभी तक। बिल्कुल जी। नहीं, कांग्रेस तो जो है नारा ही था उनका, हाँ, कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस लड़ी नहीं रही है, हाँ, तो जनता लड़ेगी। जी बिल्कुल। मतलब वो हवाला तो जनता के हवाले कर दिया गया था। तो इसीलिए जो है लोग पूछने लग गए थे कि भैया अगर भारतीय जनता पार्टी से जनता लड़ेगी तो आपका क्या काम। हाँ। आज से जो है 2 महीने पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत खराब थी जी, लेकिन जो उन्होंने गेन किया है हाँ, वो तारीफ काबिल है। बिल्कुल। ये ही स्ट्रेटजी होना चाहिए कि 24 आवर्स आप चुनावी एक्शन में रहना चाहिए, चुनावी जो है माहौल में रहना चाहिए, मूड में रहना चाहिए। हाँ। और वो तासीर भारतीय जनता पार्टी के है। आपने देखा होगा कांग्रेस के जो है अधिकतर टाइम पे मतलब 5 बजे 6 बजे तो कार्यालय बंद हो जाता था। हाँ। तो आप उस कार्यालय से क्या उम्मीद कर सकते हो जहां 5 बजे का ऑफिस बंद कर दे। भाई ये जो दिवाली इस समय इस बार जो थे, हाँ, दिवाली 5 वर्षीय दिवाली था। हाँ, कि 5 वर्ष में एक बार ये दिवाली आती थी, उसमें भी जो है आप अंधेरे में डुबो दिया आपने। मतलब आप पूरी तरह से जनता के हवाले कर दिया था कि अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए हम लपक लेंगे। तो अब वो छीका इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है, नहीं था। वो इतने जंजीर जो है उस छीका में इतने शानदार तरीके से हुक से जो है बंधा हुआ है कि वो छीका टूटने वाला नहीं इतनी आसानी से। आपको तोड़ना पड़ेगा। हाँ। आपको जो है उसमें लटकना पड़ेगा और हिलना डुलना भी पड़ेगा, तब जाके आपके भाग्य में जो है हो सकता है वो छीका आपको टूट जाए। और आप जो है ये कहते हो कि जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल देख रहे हैं, हाँ, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2 महीने पहले भी बहुत सारे चैनल और हमने भी जो है ओपिनियन पोल दिया था। हाँ।
उसमें जस्ट अंतर है। हाँ मतलब जहां हम 120 दिखा रहा है, प्लस दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, जी वही कांग्रेस की स्थिति 130-35 पे जी थी। जी बिल्कुल वो समेट के जो है बिल्कुल नीचे आ गए। मतलब मुझे लग रहा है जैसे हमने कहा कि मैक्सिमम 102। जी तो इस स्थिति में आने के खुद कारण हो सकता है कांग्रेस स्वयं ही हो। जी अब ये देखने योग्य होगा कि बाकी और भी जो चैनल है वो हाँ। कितना एग्जिट पोल देते हैं। जी। हमारा जो एग्जिट पोल है 120 प्लस भारतीय जनता पार्टी और 102 माइनस कांग्रेस है। जी जी सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो तस्वीर बदली है, हम्म। उस तस्वीर के बदलने के पहले केवल एक फनकार नहीं या एक पेंटर नहीं, कई पेंटर लगे हैं, तब वो तस्वीर के रंग बदल पाए हैं। और इस तस्वीर के रंग बदलने में सबसे बड़ी भूमिका रही है उन मतदाताओं की जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व पर, लोकतंत्र के महापर्व में आहुतियां दी हैं और इस यज्ञ में शामिल हुए। एक बड़ी बात यहाँ पर जरूर हम देखते आ रहे हैं, लगातार चुनावी विश्लेषण जब से हमने प्रारंभ किया है आचार संहिता के लगने से पहले और मतदाता सूची जारी होने से पहले, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव पैटर्न रहा है वो पिछले कुछ चुनावों पैटर्न के से बिल्कुल अलग रहा है। चाहे प्रत्याशियों की सूची जारी करने का मामला हो, कांग्रेस ने कहा कि हम सबसे पहले सूची जारी करेंगे 100 दिन पहले। राजस्थान में अशोक गहलोत ने कहा हम 200 दिन पहले जारी करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में बाजी मार ली भारतीय जनता पार्टी ने, पहली सूची जारी कर दी, बिल्कुल दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची जब उन्होंने जारी की भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस की सारी रणनीति, सारी तैयारियां धराशायी हो गई, धराशायी हो गए। दूसरी सूची में 7 ऐसे नाम उन्होंने डाल दिए, 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों के जो नाम उन्होंने डाले और एक राष्ट्रीय महासचिव का नाम जो शामिल किया, कांग्रेस की सारी रणनीति धराशायी हो गई। बिल्कुल उसी से ट्रैप में आ गई कांग्रेस जी। और उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाए। हाँ। और सभी चैनलों ने चलाया, हम लोगों ने तो ये चलाया कि जो चाणक्य है हाँ। उसके जाल में कांग्रेस उलझ गई है। जी बिल्कुल। और उससे उस जाल से बाहर नहीं निकाल पाए। और देखिए एक बहुत मजेदार बात है, जी। मतलब मैं 92 से जी। इलेक्शन को देख रहा हूं जी और इलेक्शन में ये होता है कि पब्लिक से मैं वोटिंग होने के बाद यदि 100 लोगों से मैंने पूछा कि भाई सरकार किसके बन रही है, वो 80 लोग बोलते थे कि कांग्रेस के बन रही है। हाँ। 20 लोग हैं जो ये कहते थे कि भैया ये भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस बन सकती है। जी। लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल उससे डगमगाया नहीं। हाँ। एग्जिट पोल में जो आ रहा था जी कि बीजेपी की सरकार बन रही है यहाँ, जी लेकिन जब हम मैदान में लोगों से पूछ रहे थे, जी अधिकतर लोग, मेरे 100 में से 80, जी सोचिए, जी फिर भी जो है हमारा एग्जिट पोल को हमने मैनिपुलेशन नहीं किया। जो एग्जिट पोल में आ रहा था जी। वही हमने ये दिखाया जनता को। जी इसके पीछे का जो कारण है, जी ये कारण आपने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, लेकिन जी। एक बार और मैं बता देना चाहूंगा जी कि जो हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो अधिकतर जो है जी पुरुषों से हमारी बातें होती है। हाँ। तो पुरुषों से जब बात होती है तो जी। वो सुनी सुनाई बातों को जो है हमारे सामने रख हाँ। देते हैं कि भैया हाँ। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, हाँ। शायद कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बन जाए। जी। लेकिन हमने ये देखा कि महिलाओं से किसी ने बात नहीं की। हाँ। और वही एक चीज है जी जो यहाँ पर आज एग्जिट पोल पे दिखाई दे रहा है। जी। पाठक जी, कल का एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, जी बिल्कुल। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जी हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर बैठे हुए थे, बहुत वरिष्ठ है बड़े संपन्न किसान है। जी हमें उनको बुलाया, उन्होंने बुलाया कि भाई साहब चाय पी के जाइए। जी हमने चाय पीते पीते बात की कि भाई ये सरकार किसके बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बन रही है एक तरफा, जी और 140 क्रॉस हो रहे हैं, जी और भारतीय जनता पार्टी के सुपड़ा साफ है। हाँ। मैंने कहा अच्छा ये कहाँ से आप ये आंकड़ा लेके आए। जी बोले नहीं, सारे लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल कांग्रेस 140 क्रॉस जी और भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं पहुंच पाएगी। हमने कहा ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, उनके पत्नी भी थी वहां। जी तो जैसे हम लोग बाहर निकाल रहे तो उनके पत्नी कहती है इनके बातों में मत आना, सरकार तो बीजेपी की बन रही है। मतलब घर की स्थिति ये है। जी। और वही की वही, जैसे मौका मिला उन्होंने पंच लाइन मार दी है कि जी, इनके जी, बातों में मत आना। मतलब जी। सोचिए हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के लाडली योजना हाँ कहाँ तक जो है ये घर कर गई है। बिल्कुल। और जो आकलन जो मैंने 80-20 के बाद अभी बताई आपको जी। कि जो जिससे भी बात करो वो बोलता है कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि हम जो पुरुषों से बात करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण अभी जी, दिया जी, है, जी। लेकिन महिलाओं से बात करने के बाद उसका जस्ट जो है जी। उल्टा परिणाम वहां देखने को मिलता है। बिल्कुल। यही कारण है कि एग्जिट पोल जो है इस प्रकार का हमें
दिखाई दे रहा है। जी जी पाठक जी। सही कहा आपने। ये आप उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है, जब हम और हमारी टीम मतदान के पहले और मतदान के बाद भी लोगों से मिले, और उन्हीं लोगों से जिनसे हमने एक बार चर्चा की मतदान से पहले, उनसे जब मतदान के बाद हम मिले तो एक परिवार के 3 लोगों से, पति पत्नी और बच्चे, हम देश न्यूज पर परिणाम के बाद जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे और सरकार बनेगी जिन राज्यों में, उसके पहले उन परिवारों को यहाँ बुलाएंगे स्टूडियो, दर्शकों को बताएंगे कि ये जो मतदान रहा है, ये जो चुनाव रहा है, अपने आप में अनोखा क्यों रहा है। कि एक तरफ जहां पत्नी, महिला जो है घर की, वो किसी और पार्टी का समर्थन कर रही है, पुरुष किसी और पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, और उनका जो बेटा है जो वयस्क हो चुका है, जो वोट डालने की स्थिति में है, वो उन दोनों पार्टियों का विरोध कर रहा है। जिस पार्टी को उनकी मां सपोर्ट कर रहे हैं उसका ही विरोध कर रहा है, जिस पार्टी को पिता सपोर्ट कर रहे हैं उसका विरोध कर रहा है, और तीनों एक साथ वोट डालने गए हैं। देखना, मैं बताऊंगा, अभी बता नहीं सकता हूं परिणाम आने से पहले, लेकिन उस समय जब परिणाम आ चुके होंगे तो इसी स्टूडियो में हम बुला के ऐसे परिवारों को कि वो वोट गए कहां, किसने किसको वोट दिया। कि एक तरफ एक घर है, एक घर में 3 मतदाता और तीनों आपस में सहमत नहीं है। हमारे हम जाति कर रहे हैं शायद, हमारे बीच में जो है। जी हाँ, महिलाएं बिल्कुल बैठे हुए हैं। क्या आपकी सरकार आने वाली है? ऐसा लगता है कि ये सरकार महिलाओं की सरकार आने वाली है? आप जो है दोनों थोड़ा सा आपस में बात कर सकते हैं क्या? हम दोनों काफी देर तक बात कर रहे हैं। आप दोनों कारण क्या हमें भी जो है नतमस्तक होना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि ये लग रहा है कि महिलाओं की सरकार आने वाली है। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग? आपस में थोड़ा बातचीत कर सकते हैं। अगर कोई बहस भी करना है कि नहीं ये नहीं हुआ, ये हुआ है, तो भी आप कर सकते हैं। दर्शकों को जो है महिलाओं की जो भावना है, उनकी जो चिंतन मंथन है, वो भी दर्शकों के सामने आ जाए। जी धर्मिष्ठा और स्नेहा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और महिलाओं की और भारतीय जनता पार्टी की, ये 3 एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें अगर हम लाडली बहना योजना की जैसे आपने बात कही जय श्रीवास्तव जी, तो बिल्कुल लाडली बहना योजना जिनको लाभ मिलेगा उनके लिए उन्होंने वोट दिए, तो बिल्कुल बीजेपी का तो यहाँ पर पल्ला भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिनको लाभ नहीं मिलेगा, धर्मिष्ठा जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है उनका क्या होगा? वो किसकी तरफ जाती हुई नजर आएंगी? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है कि वो किसकी तरफ, इसका भी तोड़ मामा जी ने निकाल लिया। उन्होंने कहा है कि बाकी जो महिलाएं बची, उन्होंने अपने कई भाषण में कहा, आपने सुना होगा कि जो महिलाएं बची हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, उनके लिए भी जैसे ही मामा आएगा पुनः उन्हें राशि दी जाएगी। बिल्कुल, तो मतलब वो पहले ही कर चुके हैं जुगाड़ उस चीज का कि जैसे ही मैं आऊंगा में भी उन्होंने राशि दी है। बिल्कुल, और उसके बाद उन्होंने एक और शिगुफा छोड़ा है, कहा है कि 3000 तक राशि जाएगी। तो फिर कांग्रेस की जो 1500 रुपए है उस पे तो 3000 भारी पड़ेंगे ही। और महिला, जैसे कि महिलाओं की बात हो रही, तो महिला पैसे को बड़ा बचा के रखती है। तो ऐसे में बिल्कुल मामा जी की तरफ महिलाओं को जो ध्यान है बहुत ज्यादा जा रहा है। और कांग्रेस की अगर यहाँ मैं बात करूं श्रीवास्तव जी, तो कांग्रेस जो है लगातार जैसे अपनी जो बातें हैं, अपनी जो योजनाएं हैं, वो जनता तक पहुंचाने में पीछे रह गई। कई बार उनकी बयानबाजी उन पे हावी हो गई, जैसे कि कपड़ा फाड़ और वो गाली की पावर ऑफ टर्नी जो चली थी उनकी। तो ये जो 2-3 चीजें उनकी ऐसी हुई है, जो उनकी जो योजनाएं थी जनता तक नहीं पहुंच पाई, और उनकी जो छवि थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी धूमिल हुई है। क्योंकि जनता जो देखती है, युवा वर्ग जो देखता है कि एक सभ्य प्रतिनिधि को देखता है कि हमारा जो राजनेता हो, हमारा जो नेता हो, जो हमारा देश चला रहा है, हमारा प्रदेश चला रहा है, वो थोड़ा सभ्य हो। इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो युवा वर्ग थोड़ा उनसे हताश हुआ है कि आज अगर ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर ये सत्ता में आ गए तो फिर ये हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज उनके माध्यम से गया है, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को यहाँ भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, जैसा कि धर्मिष्ठा जी ने कहा और जय श्रीवास्तव जी आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती हुई नजर आई है, और इससे पूरी तरह से मुझे लगता है पूरी जनता भी सहमत करती हुई नजर आएगी। क्योंकि हमने देखा कि अगर हम पूरा हायरार्की देखें तो प्रधानमंत्री से लेके एक आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो इसमें शामिल, इस चुनाव में पूरा शामिल होते नजर आए हैं और जनता के बीच नजर आए हैं। प्रधानमंत्री हर जगह रैली करते हुए नजर आए हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए। हालांकि कांग्रेस ने इसको ऐसा देखा कि सीएम का चेहरा कोई नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को लेकर काफी सक्रिय हैं। और जो चुनाव होने वाले हैं, चुनाव जो हुए हैं और मतदान जो हुए हैं उनको लेकर और विधानसभा चुनाव को लेकर, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सक्रिय नजर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि उनका ध्यान इन राज्यों पर भी है। सिर्फ सेंट्रल की बात ही नहीं, उनका राज्यों पर भी ध्यान था, इसलिए वो हर जगह फोकस करते हुए नजर आए हैं। जी
देखिए पाठक जी, जी जिस प्रकार से ये 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, जी इसमें जो मिजोरम है, वो तेलंगाना है, उस उनके जो कल्चर है, वहाँ का जो रुझान है, वो सब भिन्न है। हाँ लेकिन ये जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, जी इसमें क्या है कि इसमें लगभग एक जैसे ही कल्चर है, जी एक जैसा ही ट्रेंड चलता है इसमें। हाँ, हाँ। पिछले बार देखिए आप, तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। जी बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है, जैसे देखने में सुनने में आ रहा है अभी, और एग्जिट पोल बता रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। जी। तो ऐसा लगता है कि ये जो तीनों राज्य है, इसमें बहुत फोकस अमित शाह और मोदी ने किया है, बिल्कुल। और उन्होंने अपने कंधों पे रखा। हाँ मतलब यहाँ किसी के कंधा उपयोग नहीं किया। नहीं, बिल्कुल। पिछले बार पूरा कंधा जो है, इतना भार से लाद दिया गया था शिवराज के, हाँ। जो उनके इतना भारी भरकम जो है भार था, वो उसी में दब गए जी। और सरकार चली गई। हाँ। भले वो 1.5 साल बाद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से जी। सरकार बन गई, हाँ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार इस प्रकार के किसी प्रकार के भार किसी भी नेता मध्य प्रदेश के उनके ऊपर नहीं रखा, और स्वयं अमित शाह और मोदी ने अपने हाथ में रखा। उसी के परिणाम है कि आज जो है यहाँ पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। सही कहा आपने कि भार नहीं रखा, और इन यहाँ ज्यादा ध्यान दिया है क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है। जी। एक बात जैसा मैंने अपने पूर्व उद्बोधन में कहा था कि ये सेमीफाइनल है और इसका फाइनल होना है 2024 के लोकसभा चुनाव। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें, 199 पर चुनाव हुए हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में हम देखें 90 विधानसभा सीटें हैं। वहीं तेलंगाना और मिजोरम में 119 और 40 विधानसभा सीटें। मध्य प्रदेश यदि हम देखें तो इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाला राज्य है। सब लोकसभा सीटें यहाँ से ज्यादा निकल रही हैं, राज्यसभा सीटें यहाँ से ज्यादा निकल रही हैं। एक बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी को जितने राज्यसभा सांसद की संख्या वर्तमान में है, इन्हें बरकरार रखना है तो 152 सीटों पर जीत हासिल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसा कि हम एग्जिट पोल बता रहे हैं 120 प्लस का बता रहे हैं, तो राज्यसभा सांसदों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की कुछ कम जरूर हो जाएगी और अगले वर्ष जो है 2024 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसी स्थिति में ये, जैसा मैंने कहा कि तैयारी थी लोकसभा चुनाव की। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ज्यादा विधानसभा सीटें राजस्थान में हैं और मध्य प्रदेश में हैं। केवल 90 विधानसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। यदि एक बार वहां कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार बना लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसका एक विकल्प, इसका एक अपवाद मैं बताना चाहूंगा। सब दर्शकों को याद होगा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो मध्य प्रदेश की 29 में से 28 लोकसभा सीटें भाजपा के पास थी। भले ही मतदान प्रतिशत जो रहा हो, सीटें ज्यादा आई थी विधानसभा में कांग्रेस के पास में। तो ये जो चीजें थी, आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कांधों पर भार नहीं दिया गया, बोझ में नहीं दबाया गया। पूरी रणनीति बनाई अमित शाह ने, चुनाव प्रचार की कमान संभाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये जो चेहरे सामने आए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बात थी, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट काटी है विधायकों के, वर्तमान विधायकों की सबसे ज्यादा टिकट, कांग्रेस से ज्यादा टिकट काटी है भाजपा ने। ये जो टिकट काटी है और इसके बाद जो आक्रोश यदि उभरना था, वो बड़ा उभरना था यदि अमित शाह नहीं होते सामने, तो बिल्कुल ये वो बड़ा आक्रोश उभरना था, वो कमजोरी उभरनी थी, वो अंतर्कलह उजागर हो जानी थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ चेहरा सामने था, अमित शाह का नाम सामने था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। एक चीज ध्यान दी होगी हमने, 2014 से एक नारा आया, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल। उसके बाद में 2019 में आया, एक बार फिर से मोदी सरकार। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में आया, अब की बार शिवराज सरकार। इस बार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में कहीं नारा नहीं था कि मध्य प्रदेश में यह नारा नहीं था कि अब की बार शिवराज सरकार, या फिर राजस्थान में नहीं था कि अब की बार राज्य सरकार। उनका नारा क्या था? अब की बार भाजपा सरकार। उन्होंने मोदी सरकार का भी जिक्र नहीं किया कि अब की बार मोदी सरकार। इस बार क्या स्ट्रेटेजी अपनाई भारतीय जनता पार्टी ने कि अब की बार भाजपा सरकार, चेहरा कोई भी हो। अमित शाह ने खुद कहा था पत्रकारों से चर्चा में, खुद स्वयं उन्होंने कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन, तो उन्होंने कहा कि कमल का फूल हमारी पार्टी है, कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह और कमल का फूल हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है। और एक बात, जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि ये जो 7 नाम सामने आए थे, ये 7 के 7 जो नाम हैं जो दूसरी सूची में आए थे, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। अब एक चीज यहाँ ये सामने आ गई कि इनमें से कौन जीत कर आ रहा है, क्योंकि इसमें से जो 7 लोकसभा सदस्य हैं
तो इनका है कि भाई ये राज्यसभा सदस्य लोग एक चीज बड़ी बात मैं जिक्र करना चाहूंगा बीच में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बात थी कि उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत उनको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया, खड़ा नहीं किया। कारण कि यदि वो चुनाव में सामने आ गए तो कहीं ये मैसेज ना चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी यदि जीती तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इस मैसेज से बचने के लिए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में तो रखा पर प्रत्याशी नहीं बनाया। और ये चीज बता दूं कि उनके जितने समर्थक हैं वो 27 विधायक जो चले गए थे पार्टी छोड़ करके और 22 के 22 जिन्होंने इकट्ठा इस्तीफा दिया था एक साथ, तो उनकी जीत और हार तय करेगी सिंधिया का भविष्य क्या होने वाला है, वो सियासी कद उनका कितना बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है, ये चीज ये विधानसभा चुनाव के परिणाम तय करने वाले हैं। एक बड़ी बात यहां जरूर है कि कुछ बड़े नाम मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये चुनाव परिणाम आपको बताएंगे कि कुछ बड़े नाम ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं जय श्रीवास्तव जी, हम विमर्श हुआ है हमारा कि कुछ ऐसे अप्रत्याशित परिणाम कि जिनके जीतने की 101% उम्मीद है वो हार की कगार पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, ऐसे अभी एक ब्रेक का समय हो रहा है, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहूंगा, हमारे जो एग्जिट पोल है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे 4 गेस्ट अभी हमारे साथ में मौजूद है। हम ब्रेक के बाद उनके साथ में विस्तृत इसमें जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि ये एग्जिट पोल हमने ठीक 5:30 पर दिखा दिया है कि इधर से ना उधर हम दिखाएंगे कि सत्ता किधर। तो इस पर जो है ना चर्चा करेंगे, हमारे जो माननीय गेस्ट है उनके साथ में एक ब्रेक लेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, थोड़ी देर पहले जो मैंने कहा कि 80 लोगों से यदि बात करते थे 100 में से, तो अधिकतर लोग ये बताते थे, 100 में से 80 लोग बताते थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, 20 लोग बता रहे थे कि बीजेपी की सरकार बन सकती है। बावजूद इसके देश न्यूज़ का जो सर्वे है वो ये कहता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 120 सीट प्लस मतलब ये कम से कम 120 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएगी और कांग्रेस को मैक्सिमम 102 मतलब -102। तो आप देखते रहिए, इसके पीछे कारण क्या है ये गेस्ट बताएंगे। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहूँगा, जिसको आधार हमने बनाया है 20 जो हमारे जो आधार थे उसमें से एक आधार ये भी रहा कि 2018 में जिस प्रकार से किसान कर्ज माफ़ी, उसके बाद कमलनाथ को लोग देखना चाहते थे कि 5% वोट ऐसे वोट थे जो कमलनाथ को देखना चाहते थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में। दूसरी बात माइका लाल, पिछले बार माइका लाल भी था, माइका लाल के कारण से एक एरिया में बहुत वोट कम हुए भारतीय जनता पार्टी के। दूसरा और यह था ग्वालियर क्षेत्र में, वहाँ एक गोली कांड आपको सबको मालूम होगा कि वहाँ एक दलित पर गोली चलाई गई थी, जिसके कारण से कांग्रेस को 26 सीटें 34 में से 26 सीटें वहाँ पर ग्वालियर में वहाँ मिल गए थे। इसी प्रकार से जो है वहाँ किसान कर्ज माफ़ी भारी भरकम मुद्दा था, उसके बावजूद सरकार पिछले बार बहुमत से कांग्रेस नहीं बना पाए थे। यही कारण है कि इस बार हमने सभी प्रमुख चीज़ों पर विचार मंथन किया, सर्वे किया और इस बार आक्रोश और लाडली बहनों का प्यार दोनों में हमने ये देखा कि आक्रोश पर प्यार भारी पड़ता हुआ है दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में है। जी मैं बस जल्दी आऊँगा, लेकिन मैं बता देना चाहूँगा 120 सीट प्लस भारतीय जनता पार्टी सरकार भाजपा की। मैं बहुत जल्दी लौट रहा हूँ, आप हमारे गेस्ट के साथ चर्चाओं में शामिल होइए, देखिए कि क्यों ये एग्जिट पोल आया, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीत रहे हैं। नमस्कार।